नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त तो चला है पहाड़ समाचार का। भाजपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का वहीं इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक से पहले शाह और कृषि मंत्री तोमर की बैठक में पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक से पहले शाह और कृषि मंत्री तोमर की बैठक में पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। जी हां, किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ बैठक से अपडेट सामने आ रही है? जिस तरह से बैठक से पहले अमित शाह और कृषि मंत्री की जो अलग से बैठक हुई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी, लगभग काफी दिनों से कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें आज भी किसानों और भाजपा नेताओं के बीच में बैठक होनी थी। तो बैठक से पहले ही अमित शाह और मंत्री बैठक में बैठे हुए हैं और सूत्रों की माने तो आज जो है कृषि कानून वापस लिया जा सकता है या फिर कृषि कानून लागू करने का फैसला राज्यों पर छोड़ा जा सकता है। अच्छा, जिस तरह से संसद में ये पारित हो गया है, क्या ये संसद से पारित होने के बाद ये कृषि बिल वापस लिया जाएगा? जी, संसद में पारित होने के बाद किसान लगातार विरोध जता रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन का 44वां दिन था। हर जगह, हर राज्य के लगभग किसान दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद थे, जिसका ये विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर विपक्ष की हावी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अब ये फैसला लिया जाएगा कि ये बिल वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान वासरी जी ने बताया कि किस तरह से ये जो 9वें दौर की बैठक से पहले अमित शाह और कृषि मंत्री की जो बैठक हुई है, कहीं ना कहीं उसमें पीयूष गोयल भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में अहम मानी जा रही है ये बैठक। वहीं देखना अहम होगा कि इस बैठक के बाद भाजपा सरकार जो कृषि कानून है उसे वापस लेती है या नहीं लेती है, या 9वें दौर की बैठक में कोई बीच का रास्ता, किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकल के आता है। क्या आज 9वें दौर की बैठक में जो टेबल पर तमाम मुद्दों पर बात होनी है, क्या उसमें कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा? भाजपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कांग्रेस नेत्री इंदिरा हृदयेश पर दिया गया बयान लगातार तूल पकड़ रहा है। मालूम हो कि बंशीधर ने मन से कांग्रेस नेत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद सभी दल के लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। बसपा नेता आसिम और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी नेता पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेत्री पर दिए गए बीजेपी नेता बंशीधर द्वारा बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। मालूम हो कि बंशीधर ने मन से कांग्रेस नेत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद सभी दल के लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। साथ ही साथ बसपा नेता आसिम और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी बीजेपी नेता पर जमकर निशाना साधा है। असली चेहरा सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके और उत्तराखंड तक जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं ये लोग, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इनकी सारी काली करतूतें खुलकर सामने आ रही हैं। इन्हें इंदिरा हृदयेश जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ी और जुझारू नेता हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बयानों से उनके जो चरित्र है वो सामने आता है। बहुत ही जो कहती थी कि हम महिला का सम्मान करेंगे, आज वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से हर मोड़ पर, हर जगह पर महिलाओं का असम्मान कर रही है, ये बहुत चिंता का विषय भी है। और महिलाओं के लिए खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ये महिला के सम्मान के ऊपर। उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों के विकास का खाका तय किया। इसी के तहत देहरादून में पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हमें पढ़े लिखे पंचायत प्रतिनिधि चाहिए जो अपने एरिया में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसी के साथ मंत्री ने पीएम मोदी के काम की तारीफ भी की। उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों के विकास का खाका तैयार कर दिया है। इसी के तहत देहरादून में पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि उन्हें
पढ़े लिखे चाहिए, जो कि एरिया में अच्छा प्रदर्शन कर सके और जनता के भले के लिए काम कर सके। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पार्टी और कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि हम पूरी तरह से मजबूत हैं, ब्लॉक स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आगामी चुनाव में हमारी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। इसी के साथ देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे बागियों को साफ सुथरी छवि रखनी होगी, तभी उनका कुछ भला हो सकता है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने जो बागी नेता हैं उनके लिए भी हिदायत दी है कि जो भी बागी हैं वो साफ सुथरी छवि रखनी होगी उन्हें, तभी वो उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी का कुछ रास्ता बनेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की कांग्रेस से जो है वो तैयारियों में जुट गई है। इसी के साथ देवेंद्र यादव ने भी कहा कि कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे बागियों को साफ सुथरी छवि रखने की जरूरत होगी। कांग्रेस सिर्फ चुनाव जब होता है तब एक्टिव मोड में नहीं होती है। कांग्रेस एक संगठन है जो लगातार जो है सक्रिय रहता है और अगर विपक्ष में रहता है तो जनहित के मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करता है और अगर सरकार में रहता है तो लोक कल्याण हित में जो है कार्य करता है। कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। दिल्ली में उनका एक जिस तरीके से उभार हुआ है उसके पश्चात जब भी उन्होंने चाहे पंजाब जाने की कोशिश की, राजस्थान जाने की कोशिश की, देश के अन्य किसी भी प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, वो बुरी तरीके से वहाँ से पिट कर आई है। आज कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने गुजरात को बेचने का काम किया और सत्ता पर काबिज होकर देश का बेड़ा गर्क किया है, उसी प्रकार से ये आम आदमी पार्टी भी दिल्ली का मॉडल दिखाना चाहती है, जिसकी पोल यदि हमारा मीडिया भाई वहां पर दिल्ली में जाके देखेगा तो उसकी पोल साफ स्पष्ट आपको देखने को। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कलियर के दौरे पर है। यहां चंद्रशेखर आजाद ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों का फायदा पहुंचाने का काम करती है। आज पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई अपनी पूरी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार को किसी की भी कोई चिंता नहीं है। सरकार को सिर्फ अपने एजेंडे को कामयाब करना है। कलियर पहुंचे चंद्रशेखर प्रसाद ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ पैसे वालों की है और गरीबों पर भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी एवं संस्थापक भीम आर्मी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, जो कि सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पूरे जिला हरिद्वार में सभी विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाएं करने का जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसी के अनुसार पिरान कलियर में भी वो आए थे। और पिरान कलियर विधानसभा के कई स्थानों पर कल उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की, जहाँ से बहुत ही अच्छा हम लोगों को ऐसा लगा जैसे लोग उन्हें छूने के लिए, उन्हें सुनने के लिए आए हुए थे। और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी और संगठन के अग्रणी नीतियों पर चर्चा की, साथ ही लोगों को बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना और हमें सत्ता में आना, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी आबादी जो है वो दलित समाज की है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम समाज की है, और इन्हीं दोनों को सत्ता से बेदखल किया। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में चल रहा कच्ची शराब के कारोबार का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस को यहां से शराब बनाने से जुड़ी सभी उपकरण भी बरामद हुए, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। बता दें
कि मुखबिर की सूचना पर लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सूचना पाकर जंगल में चल रही कच्ची शराब के कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए मौके से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही शराब बनाने से जुड़े सभी उपकरण भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। 2021 को चौकी रायसी द्वारा ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में ग्राम नंजनपुर से सोमपाल सनो भोपाल को कच्ची शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब और 50 लीटर करीब लाहन बरामद हुआ था। लाहन को मौके पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लालकुआ के पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग मौत को दावत देती दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बता दें कि इस भवन का निर्माण साल 1957 में हुआ था। मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी जीएस खाती का कहना है कि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। विभागीय स्वीकृति और बजट के मामले में जानकारी मिलते ही शीघ्र भवन निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। लालकुआ के पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग मौत की दावत बनती दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बता दें कि इस भवन का निर्माण 1957 में हुआ था। मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी जीएस खाती का कहना है कि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। विभागीय स्वीकृति और बजट के मिलते ही शीघ्र भवन निर्माण करा दिया जाएगा। महोदय को भेजा जा चुका है पहले, और बजट की व्यवस्था होते ही इसको कर लिया जाएगा। थोड़ा मौसम ठीक होते ही इसको आगे से कर लिया जाएगा। अब 4-5 महीने तो मेरे को देखते देखते हो गए हैं हालांकि भेजते हुए, और इसका प्रस्ताव बना के भेजा जा चुका है। अनुमानित खर्चा भी उनको बता दिया है और उन्हें बताया गया है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय की वजह से कि इसको जल्दी करवा लिया जाए। ये बिल्डिंग है, ये आपकी 1957 की बिल्डिंग है जब तक बनी है, जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। उसके बाद से कई चेंज हुए हैं। जब ये अस्पताल खुला था 1957 के आसपास। रामनगर में वन जीवों की सुरक्षा और पेड़ों की अवैध कटान को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा 42 किलोमीटर तक पैदल गश्त किया गया। ये गश्त रेंजर देवेंद्र सिंह रजावर के नेतृत्व में निकाली गई, जिससे कई अधिकारी जिसमें मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह रजावर ने बताया कि ये गश्त हर 3 महीने में निकाली जाती है ताकि जंगलों में पशु तस्करी और पेड़ों के अवैध कटान को रोका जा सके। रामनगर में वनजीवों की सुरक्षा और पेड़ों की अवैध कटान को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा 42 किलोमीटर तक की पैदल गश्त की गई। ये गश्त रेंजर देवेंद्र सिंह रजावत के नेतृत्व में निकाली गई, जिससे अधिकारियों को भी मौके पर मौजूद रखा गया। देवेंद्र सिंह रजावर ने बताया कि ये गश्त हर 3 महीने में निकाली जाती है ताकि जंगलों में पशु तस्करी और पेड़ों के अवैध कटान को रोका जा सके। वन्यजीवों की सुरक्षा और अवैध पतन की रोकथाम में सामूहिक गश्त की जा रही है और क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। सर, ये कहाँ से गश्त शुरू हुई है और कहाँ तक चलेगी? ये उत्तरी जसपुर रेंज के फांटों रेंज परिसर से लेके और 44 होते हुए पतरामपुर रेंज। कितने किलोमीटर की है लगभग? कम से कम हो जाएगी 42 किलोमीटर। 42। सर, ये जैसे लगातार जंगलों से लकड़ी काटी जाती हैं और शिकार भी किए जाते हैं, क्या सर इस गश्त से उन तस्करों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उन्हीं को अंकुश लगाने के लिए तो किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद में खनन माफिया यहां की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां खनन माफिया दिन रात बड़े ही रतमऊ नदी में से खनन करते दिख जाते हैं। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। हरिद्वार के बहादुराबाद में खनन माफिया कानून व्यवस्था को किस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, इसकी खबर सामने आ रही है। खनन माफिया दिन रात बड़े ही रतमऊ नदी से खनन करते रहते हैं। वहीं पुलिस को कई बार इस खबर की सूचना दी जा चुकी है, उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी पूरे काम को देखती रहती है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद खूबसूरत वादियां
बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। उत्तराखंड की वादियों में बिछी बर्फ की सफेद चादर किसी जन्नत से कम नहीं लग रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देवनगरी उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती है। सफेद चादर में ढकी पहाड़ों की चोटी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। वहीं बीते दिनों मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का असर सीमांत के ऊपरी और निचले इलाकों में खूब हुआ है। वहीं अब क्षेत्र में मौसम खुल गया है और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद खिली धूप को देखने के लिए पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। हम दिल्ली से आए हैं, औली जा रहे हैं ऊपर और मजा आ गया, हमारा सक्सेस हो गया हमारा ट्रिप पूरा यहाँ पे। वैसे वसूल हो गए पूरे। मैंने पहली बार ही स्नोफॉल देखा है अपनी लाइफ में। हम में से काफी लोगों का पहले एक्सपीरियंस है जो स्नोफॉल हम लाइव देख पा रहे हैं। हम आए हैं दिल्ली से और औली जाएंगे, वहाँ ऊपर मेन जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो मिलेगी, वो तो यहाँ भी रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फबारी के बाद ये श्वेत धवल चोटियां बर्फ से चमक रही हैं और दूर से ही अपने सम्मोहन से पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में हिमांच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं को ढलते सूरज की किरणों से इनकी सुंदरता और बढ़ गई है। बद्रीनाथ सहित तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फबारी के बाद बर्फ लकदक हो गए हैं। बद्रीपुरी में पिछले 24 घंटे से जमकर हिमपात हुआ है, तो हिम क्रीड़ा स्थली औली में भी आज जमकर हिमपात हुआ है। औली बुग्याल गोरसो कुंवरी बुग्याल में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। यहाँ 12 सितंबर के बाद पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार था, जो आज पूरा हो गया है। जोशीमठ से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।